Hello, students. So, you are welcome back in the reading of The Red Tape by Selma Legerlof. तो इसका हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 34 और कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन हमने किए थे। तो जो अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो हमारा पेडलर है, रेड ट्रैप सेलर जो है, वो एक दिन घूमते घूमते उसके मन में एक विचार आता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक रेड ट्रैप है, ऑल द वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, और एक चूहेदानी के समान है पूरा संसार। और व्यक्ति जो लग्जरीज है वो प्रलोभन जो है, जैसे चूहे को फंसाने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं, ब्रेड का टुकड़ा या पोर्क का इसने एग्जाम्पल दिया है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी उसमें फंस जाता है, ऐसा उसका विचार था। फिर वो घूमते घूमते एक व्यक्ति के पास जाता है, जो क्रॉफ्टर है उसके पास रात रुकता है, किस प्रकार वो उसका स्वागत करता है सब हमने पढ़ा। और लास्ट में निकलने के बाद वो जाकर के उसके 30 क्रोनोर जो है वो चुरा लेता है और वहां से निकल लेता है। तो पढ़ते हैं पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे आ जाइए और ये आपका पैराग्राफ शुरू होता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. कि जेब में पैसे लिए चलते हुए उसे अपनी चतुराई पर बड़ा गर्व हो रहा था। उसे ये एहसास था कि पहले तो वह सार्वजनिक राजमार्ग पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, बल्कि उसे सड़क से हटकर जंगल में जाना होगा। यानी कि एजी वाक डलोंग, जब वो पैसे चुरा करके जेब में डाल करके चला वहां से, तो मन ही मन खुश था, अभी बड़ा तीर मार लिए, बड़ी अपनी स्मार्टनेस पे खुश हो रहा था। लेकिन तभी उसको रियलाइज भी हुआ कि चोर कभी भी सीधे रास्तों से नहीं जा सकते, पकड़े जाने का डर होता है। फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे, कि वो पब्लिक हाईवे के ऊपर सीधा नहीं जा सकता। ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसको रास्ते से हटना होगा, और इनटू द वुड्स, जो जंगल की तरफ रास्ता जाता है उस जंगल में जाना होगा, ताकि वो पगडंडियों से या जंगली रास्ते से या जो रास्ता आम जनता के लिए उसमें से वहां से चले, पकड़ में न आ सके। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. शुरू के कुछ घंटों में तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया उसके लिए दिक्कत पैदा होनी शुरू हुई। इट बिकम वर्स, फॉर इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। अब ये इतना बड़ा जंगल था जिसके अंदर वो एक तरह से गुम हो गया था। अब उसने ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की एक रास्ते पे जाने की कि वो एक सीधा रास्ता पकड़ ले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन वो रास्ते घूम फिर करके वहीं आ जाते थे, उसके रास्ते जो थे, यानी कि वो एक ही जगह पर इधर उधर घूम रहा था, कहीं जा नहीं पा रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता जा रहा था लेकिन जंगल का अंत कहीं नहीं आ रहा था, उसका छोर कहीं नहीं मिल रहा था। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और अंत में उसको महसूस हुआ कि वो जंगल के एक ही हिस्से के अंदर घूमे जा रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the red tape. और तभी उसको अचानक उसके अपने ही वो विचार दोबारा से दिमाग में आए, जिसमें उसने कहा था कि दुनिया जो है वो एक चूहेदानी के समान है। Now his own turn had come, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by the bait and had been caught, अब वो खुद लालच के अंदर आकर के उसके अंदर फंस चुका था। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and the fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब वो उस जंगल के अंदर जो चारों तरफ फैला हुआ था, उसकी टहनियाँ, बड़े बड़े लकड़ के जो गट्ठे होते हैं वो, यानी कि टूटे हुए पेड़, झाड़ियाँ और बहुत सारा जंगल जिसके अंदर पूरी तरह से वो फंस गया था, तन और शाखाओं और झाड़ियों के बीच। अब उसको ऐसे लग रहा था वो किसी इम्पेनेट्रेबल,
इनपेनेट्रेबल जिसको तोड़ा नहीं जा सके, अभेद जेल के अंदर फंस गया हो जिसको कभी भी वो तोड़ नहीं सकेगा और उसके अंदर से बाहर नहीं जा सकेगा, जिससे वह कभी नहीं बच सकता। देन कम टू पेज नंबर 35। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death. दिसंबर का ये आखिरी समय था, यानी कि दिसंबर वाज नियर टू एंड, और जंगल में अंधेरा छा गया था पूरी तरह से और उसका खतरा बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही उसकी चिंता, दुख और निराशा बढ़ रही थी, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एंड फाइनली सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। वो इतना थक गया था जैसे उसकी मौत आ गई, उसका आखिरी पल आ गया हो और वो ग्राउंड पर गिर पड़ा, थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका सिर जमीन पे उसने लगाया, ही हियर्ड ए साउंड, उसको एक आवाज सुनाई दी, एक ध्वनि सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक धम धम की आवाज, जैसे कोई चीज चलती है, जैसे हथौड़े की आवाज होती है, उस तरह की आवाज आई थम्पिंग की। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. अब जो उसको लगा कि हथौड़े की आवाज आ रही है, तो उसने विचार किया कि इस तरफ लोग होंगे और काम कर रहे होंगे। Those are the hammer strokes from the iron mill. He thought there must be people nearby. जरूर नजदीकी लोग कोई काम कर रहे होंगे। He summoned all his strength. उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और ताकत लगा करके खड़ा हो गया। And staggered in the direction of the sound. और staggered लड़खड़ाते हुए उस दिशा की तरफ चल पड़ा जिधर से वो आवाज आ रही थी। The Ramsjo iron works which are now closed down. कहाँ पहुंच गया वो? देखते हैं कि जहाँ पहुंचा वो है राम्सजो आयरन वर्क्स, जिसका जिक्र क्रॉफ्टर ने भी किया था कि पहले वो किसी जमाने में उसमें काम करता था, तो वहां पहुंच गया जो अब बंद हो चुकी है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, कि कुछ समय पहले ये मिल जो थी, ये जो आयरन वर्क्स थी, एक विशाल कारखाना था जिसके अंदर स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज शामिल थे। और इसके अंदर इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, कि गर्मियों के टाइम के अंदर भारी माल से लदी हुई नावें और छोटी नौकाएं जो है वो वहां लंबी कतारें लगी होती थी और नहर के अंदर से होकर के गुजरती थी। एंड इन द विंटर टाइम, सर्दियों के दिनों में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और सर्दियों में मिल के पास की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी, जो बड़े बड़े कोयले के बक्सों से नीचे गिरती रहती थी धूल। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा आयरन वर्क्स था। सर्दी गर्मी 2400 घंटे उसके अंदर काम चलता था, गर्मियों के अंदर भी और सर्दियों के अंदर भी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. कि ये क्रिसमस से ठीक पहले की एक लंबी अंधेरी शाम थी, जब वो अंदर देखते तो क्या देखते कि मुख्य लोहार, दो मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, और उसका हेल्पर जो है, सेट इन डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस, की भट्टी के पास, जो उसके अंदर लोहार शाला के लो या लोहारगा के लो या जो काम करने वाले लोग रुकते हैं फर्नेस के पास, वो बैठे थे वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, आयरन और जिसको बोलते हैं एस्ट, जिसको बोलते हैं जिससे ये हल्का लोहा बनता है। पहले जो इसका मेन फॉर्म होती है उससे कोई चीज आप बना नहीं सकते, उसको मोड़ते वक्त वो टूट जाता है, तो वो उसका इंतजार कर रहे थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, कि उसमें आग के अंदर उन्होंने कच्चे लोहे को तैयार होने के लिए डाल रखा था, और ताकि उसे निहाई पर रखा जा सके, यानी कि उससे बाद में और चीजें बनाई जा सके।
Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और थोड़ी थोड़ी देर में उन लोगों के बीच में से एक एक व्यक्ति उठ के जाता और लोहे की छड़ से उस सुलगते हुए लोहे को हिलाता, और कुछ ही पलों में वो पसीने से तरबतर होकर के लौट आता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, पसीने से तरबतर होकर के, रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों में वो वापिस आ जाता। दो एज वाज द कस्टम, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। हमेशा की तरह उसने एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूते पहने हुए थे। The next all the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. भट्टी, जो भट्टी बनी हुई थी लोहे की गलाने की, वहां हर समय तरह तरह की आवाजें आती रहती थी। बड़ी धोंकनी जो थी वो चरमराती और जलता हुआ कोयला चटकता रहता था, और वहां जो चूल्हा था उसमें से भी बड़ा शोर उठता था। बाहर झरने की जोर की आवाज आती थी, झरना बहता था उसकी भी आवाज आती थी, और उत्तर दिशा से तेज हवा और ईंटों की छत पर बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। यानी कि मौसम जो था बरसात वाला, यानी कि जो थोड़ी थोड़ी बरसात पड़ती रहती है उस तरह का था। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. यानी कि हमारा जो पेडलर है वहां चला गया, लेकिन इस सब शोर शराबे के कारण जो अंदर लोहार थे उनको तब तक पता नहीं चला जब तक कि वो उसके पास जाकर के, भट्टी के पास जाकर के खड़ा नहीं हो गया पेडलर, तब तक उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया। until he stood close up to the furnace, जब तक कि वो भट्टी के पास जाकर के खड़ा नहीं हो गया। surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come and to warm themselves in front of, कि निश्चित रूप से ये रात बिताने के लिए, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर, कि निश्चित रूप से रात बिताने के लिए बेहतर आश्रय न होने के कारण गरीब और आवारा लोग जो थे वहां खिड़कियों से छनकर आती रोशनी की चमक देख करके पता लगा लेते थे कि यहाँ रुकने की जगह है। एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस, जो उसकी अंदर की लाइटें बाहर आती थी, तो कोई भी व्यक्ति जो आवारा वहां घूम रहा होता तो रात बिताने के उद्देश्य से वहां चला जाता था। ये कोई विशेष बात नहीं थी, असामान्य बात नहीं थी, अक्सर लोग वहां यानी कि आते जाते थे। कम टू द पेज नंबर 36। Yes, themselves in front of the fire, the blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. अब वो कहता है कि जो द ब्लैकस्मिथ थे वहां के, उन्होंने उस घुसपैठिए को, इंट्रूडर, घुसपैठिए कौन है? हमारा जो पेडलर है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो व्यक्ति है, कि उस पर नजर डाली बड़ी उदासीनता से। glanced only casually and indifferently at the intruder, he looked the way people of his type usually did, और वो ऐसे लोग, ऐसा ही दिखता था जैसे एक सरोज जैसे फटेयाल लोग दिखते थे, यानी कि लंबी दाढ़ी, मेला कुचेला, गंदा फटे पुराने कपड़े, और सीने पर उसने अपने यानी कि कंधे के ऊपर जो रेड ट्रैप्स बना रखी थी, यानी कि चूहेदानियां वो डाल रखी थी, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, एक गुच्छा जो उन चूहेदानियों का लटका रखा था, ऐसा उसका हुलिया था। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word.
उसने वहां रुकने की अनुमति मांगी और जो मेन लोहार था वहां का, उसने बिना एक शब्द के ही अपने एक घमंडी से अंदाज में सहमति में सिर हिला दिया। हॉटी होता है घमंडी, कॉन्सेंट। विदाउट ऑनरिंग, बिना उसका किसी प्रकार अभिवादन या स्वागत किए उसने सिर हिला दिया कि ठीक है वो रुक सकता है। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. जब उसको परमिशन मिल गई तो हमारा जो पेडलर है, यहाँ एक नया वर्ड यूज हुआ है, द ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब भी आवारा आदमी होता है, कि उसने भी कुछ नहीं कहा। वह वहां रात बिताने के लिए आया था, वहां बातें करने के लिए नहीं आया था। He had not come there to talk, वो बातें करने तो आया नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो ठंड से बचने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए और रात बिताने के लिए आया था, सोने के लिए आया था। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the force on one of the nightly rounds of inspection. कि उन दिनों राम्स जो लोहे की मिल थी, आयरन वर्क्स था, एक बहुत ही प्रतिष्ठित लोह व्यापारी की अंडरटेकिंग में थी, उसके स्वामित्व में थी, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी, उसकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन, महत्वाकांक्षा थी कि बाजार में बढ़िया क्वालिटी का लोहा भेजना, और इसके लिए वो दिन रात उसके ऊपर नजर रखता था और कोशिश करता था कि काम बिल्कुल ठीक चलता रहे। और इसलिए वो रात के टाइम भी उसको इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, हिज नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, रात को भी आता रहता था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. अब वो जो निरीक्षण करने के लिए आता था, जो मेन आयरन स्मिथ था, वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो वहां का व्यापारी था, लो व्यापारी था, तो वो कहता है कि स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसकी नजर लंबे चौड़े फटेहाल आदमी पर पड़ी, जो भट्टी के इतने करीब आ गया था कि उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके जो गंदे कपड़े, गीले कपड़े थे, रैग्स तो चितड़े होते हैं एक तरह से, फटेहाल कपड़े, उनमें से भाप उठ रही थी। और लोहार ने उन लोहारों का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने उस अजनबी की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई थी, यानी बाकी लोहारों ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन ये आदमी जो था उसके पास गया, उसको बहुत ध्यान से देखा, और फिर उसका चेहरा ढंग से देखने के लिए him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उसका चेहरा बेहतर ढंग से देखने के लिए उसने अपनी ढीली टोपी भी उतार दी। But of course, it is you, Nils Olof, he said. How you do look? हाँ बिल्कुल, ये तुम ही हो, नील्स ओलोफ, उसने कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो। यानी कि उसने उसको कोई और व्यक्ति समझ लिया है, वो उसका नाम लेके बोल रहा है कि अरे तुम तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। ना तो ये हमारा जो पेडलर है, रेड ट्रैप सेलर है, ये कभी उस व्यक्ति से मिला था, रामसो के जो आयरन मास्टर उससे, और ना ही वो उसका नाम जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. लेकिन उसने मन ही मन में ये सोचा कि अगर ये सज्जन अपने आप को मेरा कोई पुराना परिचित समझ रहा है, यानी कि जब वो नाम लेकर के बोला तो उसने सोचा कि ये मुझे कोई और व्यक्ति समझ रहा है, वो समझ गया था, लेकिन वो इस होप में कि शायद ये जान पहचान का समझ के मुझे कुछ हेल्प कर दे, कुछ क्रोनर दे दे, और इसलिए वो उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहा था अभी, तभी उसको निराश नहीं करना चाहता था। अनडिसीव हिम एट वंस। यस,
God knows things have gone downhill with me, he said. उसके बाद वो जवाब देता है कि भाई भगवान जाने किस तरह से मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दिनों दिन हालत खराब चल रहे हैं भाई, क्या बताऊं. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. वो कहता है कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट. जो हमारा मेन व्यापारी है लोहे का, जो आयरन मास्टर है, उसने कहा कि तुमने रेजिमेंट से अगर इस्तीफा, तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. और ये गलती, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी. और ये कहता है कि अगर इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, कि मैं अगर उस टाइम सेवा में होता, मैं अगर जॉब में होता, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता. चलो कोई बात नहीं, आओ घर चलते हैं. वो उसको अपने घर साथ घर चलने के लिए कह देता है. ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, कि तुम मेरे साथ घर चलो. टू गो अलोंग अप टू द manor house, and he received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. अब इस तरह से वो उस व्यापारी के घर तक जाता है और उसका पुराना रेजिमेंटल साथी की तरह उसका स्वागत किया जाता है, कि जैसे वो उसका कोई पुराना कॉमरेड. कॉमरेड का मतलब होता है साथी, जिन्होंने साथ में काम किया हो. कि उसके बाद उसका उस व्यापारी या जागीरदार के घर तक जाना और मालिक द्वारा एक पुराने रेजिमेंटल साथी की तरह स्वागत किया जाना. हालांकि उसको ये पसंद नहीं आया था. That however did not please the tramp. जो व्यक्ति हमारा है, जो घुसपैठिया कह लो, रेट्रेप सेलर कह लो, या उसको आप पेडलर कह लो, उसको उसका पसंद नहीं आया था जो तरीका था. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. उसके बाद पेज नंबर 37 पे आ जाइए. कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये सूझ ही नहीं रहा था. उसने घबराते हुए ऐसी कुछ कहा, क्योंकि जो वो बातें कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना उसको कोई पुराना साथी समझ रहा है रेजिमेंट का. Then he thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the loins. Then he only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. ये अब उसने जो उसके पास चोरी के 30 करोड़ थे उसके बारे में सोचा, और उसने यहाँ तक आने को ऐसे सोचा जैसे वो खुद ही शेर की गुफा में आ गया वो शिकार बनने के लिए, ऐसा समझा उसने. लॉयंस डेन, शेर की गुफा. अब वो चुपचाप वहां चाहता था कि उसको बस सोने का मौका मिल जाए और वहां से सुबह चुपचाप वो खिसक ले. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. और जो हमारा जो आयरन मास्टर था, जो उसको घर लेके आया था, वो ये सोच रहा था कि शायद ये व्यक्ति जो है एम्ब्रेस्ड, यानी कि शर्मा रहा है या इस तरह का महसूस कर रहा है, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, क्योंकि इसकी हालात बुरी है, इसने गंदे कपड़े पहन रखे हैं और इसलिए शायद शर्मिंदा हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है. अब वो इसलिए उसको कहते हैं कि प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सेड. उसने कहा कि भाई आप प्लीज ऐसा मत सोचो कि ये मेरा घर इतना आलीशान है और आप यहाँ आ नहीं सकते, भी आपको नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना आपको. ही सेड, एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड. माय बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर. वो कहता है कि एलिजाबेथ जो है वो मर चुकी है, यानी उसकी पत्नी का नाम है ये, जैसा कि तुम्हें पहले से मालूम ही होगा. और मेरे लड़के जो है वो विदेश में जाके बस गए हैं और यहाँ घर में मेरी बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं रहता. नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. मैं और मेरी बड़ी बेटी यहाँ रहते हैं. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डोंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर. वो कहता है कि हम भी आपस में यही जिक्र कर रहे थे कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई मेहमान नहीं है, कितना दुखद बात है ये, लेकिन अब मेरे साथ आप आ गए हो तो आओ और क्रिसमस का जो खाना है, जो क्रिसमस फूड है, उसको खत्म करने में हमारी मदद करो. फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन.
लेकिन हमारा जो पेडलर है, जो अजनबी है, वो बार बार मना कर रहा है और बार बार मना कर रहा है। It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight. Stainstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. लेकिन अजनबी ने बार बार मना किया और लोहे के कारीगर ने देखा कि उसे हार माननी ही पड़ेगी। ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेले आज रात तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करेंगे। स्टर्न स्ट्रॉम जो ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने अपने जो ब्लैक स्मिथ हमारा व्यापारी है उसको कहा, एंड टर्न ऑन हिज हील, और वहां से मुड़कर चला गया। बट ही लॉफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। लेकिन जाते समय वह मन ही मन हंस रहा था और लोहार जो उसे जानता था अच्छी तरह समझ गया था कि उसने अभी अपनी आखिरी बात नहीं कही है, यानी कि अभी उनकी बातचीत जो खत्म नहीं हुई है, ऐसा वो सोच रहा था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. जब वो मना करता रहा तो उसके बाद वो तो चला जाता है आयरन मास्टर तो, लेकिन तभी आधे घंटे से कम समय में उसको बाहर जो वहाँ उसके अंदर है आयरन मास्टर जो कारखाना है आयरन वर्क्स, उसके बाहर गाड़ी की आवाज आती है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटा भी नहीं हुआ था। दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड न्यू गेस्ट, तभी एक नया मेहमान आता है। कौन है वह? वो व्यक्ति नहीं था, आयरन मास्टर नहीं है, जबकि उसकी बेटी है। उसने अपनी बेटी को भेजा था इस उम्मीद से कि वो समझा बुझा करके उसको अपने साथ ले आएगी। She entered, followed by valet carrying on his arm a big fur coat. वो अंदर आई और उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति जो है उसने वो आया, उसने अपनी बाह पर एक बड़ा फर का कोट टांग रखा था। फर जो एनिमल्स की फर लगी होती है सर्दी के अंदर स्पेशली पहना जाता है। इससे पहले हम इस पेरे को पढ़ें, ये 3 क्वेश्चंस आ गए। थिंक एज यू रीड, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप। ये जो अभी तक हमने पढ़ा उसके अंदर से है कि किस बात से जो हमारा पेडलर है, फेरी वाला है, रेट ट्रैप सेलर, जो उसको लगा कि वह सचमुच चूहेदानी में फंस गया है। जिस टाइम वो जंगल के अंदर मुख्य रास्ते को छोड़ करके जंगल के अंदर से जा रहा है और वहां फंस जाता है, उसको रास्ता नहीं दिखाई देता, उस टाइम एक बार उसको वही विचार दोबारा आता है कि पूरा जो संसार जो है वो एक चूहेदानी है, और उसको अब इस बार खुद के लिए लगा था कि वो 30 करोड़ और चुरा करके वो चूहेदानी के अंदर खुद फंस चुका है। What made the peddler think that he had indeed fallen into the rat trap? किस बात से फेरी वाले को लगा कि वह सचमुच चूहेदानी में फंस गया है। Then second question is, why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? कि लोहे का व्यापारी जो है वो फेरी वाले से इतनी नरमी से क्यों बात करता है और उसे अपने घर क्यों बुलाता है, क्यों आमंत्रित करता है। Then third one is, why did the peddler decline the invitation? फेरी वाला उसके निमंत्रण को क्यों अस्वीकार कर देता है, उसके साथ जाने से क्यों मना कर देता है। ये इतने तक में आ गया जहां तक उसकी बेटी आती है, उससे पहले का। अब अगला स्टेंजा जो है हमारा, सी एंटर्ड फॉलोड बाय वॉलेट carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. कि उसकी बेटी जो अंदर आती है उसके पीछे पीछे एक नौकर होता है, और जिसने अपनी बाह पर एक बड़ा फर का कोट टांग रखा था वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। सी वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन विनम्र और काफी शर्मीली लग रही थी। भट्टी में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को पहले था। मुख्य लोहार और उसका प्रशिक्षु अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे, यानी कि वो आयरन मास्टर और उसका हेल्पर जो होता है वो अभी भी वहीं फर्नेस में जैसे ही एंटर किया था, और अब भी भट्टी के अंदर लोहा जो है वो उसी तरह से सुलग रहा था।
लोहा और कोयला दोनों, चारकोल स्टील glowed in the furnace. The stranger had, page number 38, stretched himself out on the floor कि जो हमारा stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. कि जो पेडलर है वो जमीन पर लेट गया और उसने सिर के नीचे लोहे का एक टुकड़ा रखकर अपनी टोपी आंखों पर खींच ली और लेटने का नाटक किया. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी, she went up and lifted his head. लड़की उसके पास गई और उसके चेहरे से वो हैट हटा दी, टोपी हटा दी. The man was evidently used to sleeping with one eye open. वो नाटक कर रहा था, सोने का एक आंख खुली थी उसकी. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो अचानक से उछल करके खड़ा हुआ और वो काफी seemed to be quite frightened, डरा हुआ लग रहा था, काफी घबराया हुआ था. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. वो लड़की उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है और मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने आपके बारे में बताया कि आज आप जो है यहीं जो ये फॉर्ज है, जो आयरन फैक्ट्री है, जो आयरन वर्क्स है, लोहार खाना है, इसमें सोना चाहते हैं. और फिर मैंने अपने फादर से आपको लाने की परमिशन मांगी. देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, कि आपको घर ले जाने की उनसे परमिशन मांगी. और बोले कि कैप्टन आप निश्चिंत रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप घर चलें. आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. वो अफसोस जताती है कि मुझे खेद है कप्तान कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं. वो अपनी सहानुभूति प्रकट करती है उसके साथ. शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us for Christmas Eve. उसका ये हाल देख करके she looked at him compassionately, वो सहानुभूति की नजर से उसको देखती है. लेकिन देन शी नोटिस दैट, उसको वो अंदर महसूस भी करती है कि मैन वाज एफ्रेड, वो आदमी घबराया हुआ है. तो उसको देख करके उसको लगता है क्या तो इस व्यक्ति ने कोई चोरी की होगी या फिर जेल से भागा हुआ है. उसका हालचाल देख करके उसको ऐसा महसूस हुआ. उसने सोचा ऐसा कि या तो इसने कुछ चुराया हो गया फिर जेल से भागा है. और फिर वो बोली कि कैप्टन आप निश्चिंत रहें, आपको उतनी आसानी से जाने दिया जाएगा जितनी आसानी से आप आए थे. बस आप एक इवनिंग हमारे साथ रुके हैं कि क्रिसमस ईव पे स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. She said this in such a friendly manner that the Rattray peddler must have felt confidence in her. उस लड़की ने ये बात इतने बढ़िया फ्रेंडली लहजे से कही थी कि वो चूहेदानी बेचने वाला हमारा जो है पेडलर जो है उसको उस पर भरोसा हो गया. मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसके अंदर भरोसा हो गया कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी. It would never have occurred to me that you would bother with myself, miss, he said. I will come at once. जब उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया तो उसने भी कहा कि भी चलो ठीक है. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, कि मिस आप भी मेरी देखभाल के लिए किसी तरह की जहमत उठाएगी. मुझे ये कभी मेरे मन में विचार नहीं आया था कि आप भी यहाँ मेरे को लेने के लिए आ जाएंगी. चलो अगर आप ये सब कह रही है तो मैं आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ चलता हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. अब he accepted the fur coat, उसने जो फर कोट है वो ले लिया. which the valet handed him with a deep bow, जो कि उसके नौकर ने उसको झुक करके
दिया वो उसने स्वीकार कर लिया था और उसको अपने जो फटे पुराने कपड़े थे उनके ऊपर से ही पहन लिया था। और उसके बाद वो उसके पीछे पीछे गाड़ी की तरफ चला गया। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब वो उनके साथ साथ चल तो पड़ा है, लेकिन अब उसके वो हवेली की तरफ जाते वक्त उस मेंशन की तरफ वो जा रहा है, जब वो उस फैक्ट्री के मालिक के घर की तरफ लड़की के साथ, उसके मन में फिर अशुभ विचार आने लगते हैं कि वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, कि मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया। मन में सोच रहा है वो, और वो सोच रहा है कि अब मैं जाल में बुरी तरह फंस गया और कभी शायद बाहर नहीं निकल पाऊंगा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कि मैं अभी इस जाल में फंस गया हूं, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो उसने शायद अपने पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में बड़ी संतुष्टि के साथ सोचा कि ये तो भाई अचानक ही मुलाकात हो गई, अनएक्सपेक्टेडली, जो हमने सोचा ना हो, अपेक्षित ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table. वो कहता है कि सबसे पहले तो भी हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो थोड़ा तरोताजा हो जाए, थोड़ा उसका शरीर फ्रेश हो जाए, उसने अपनी बेटी से कहा जो कि बिजी थी मेज के ऊपर। एंड देन वी मस्ट सी that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. और ये कहता है कि उसके बाद हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ऐसा सुनिश्चित करना होगा इस व्यक्ति को कुछ और काम मिल जाए, समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। ये चूहेदानियां बेचता हुआ फिर रहा है बेचारे को, चूहेदानी के काम से छुटकारा दिला करके क्यों ना इसको कोई हम ऐसा काम दें जो अच्छा काम ये कर सके, ऐसा काम दिलाने की कोशिश करते हैं। बाप बेटी ने दोनों ने डिस्कशन किया इस विषय पे। देन कम टू पेज नंबर 39। इट इज clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. वो लड़की कहती है कि ये बड़ी अजीब बात है, इट इज क्लियर, बड़ी अजीब बात है कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि कल रात मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे पता चले कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, कि उसको देख करके नहीं लगता कि आदमी कभी रेजिमेंट में रहा होगा, आपका साथी रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। उसके बाप ने कहा कि बेटा धैर्य रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कि जब वो नहा धो लेगा और बढ़िया कपड़े पहन लेगा तो तुम बिल्कुल उसको अलग पाओगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। वो कहता है कि वो स्वाभाविक रूप से कल रात वो बड़ा ही शर्मिंदा था, क्योंकि आवारा लोगों के कपड़े पहनने के साथ ही उसके आवारापन के तौर तरीके भी छूट जाएंगे, जैसे कि उसके कपड़े इस तरह के थे, इस तरह का हुलिया बना रखा था, तो वो ऐसा लग रहा था। हालांकि वो हमारे साथ इसलिए नहीं आना चाहता था कि वो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस्ड था, बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, लेकिन जैसे ही वो नहा धो करके तैयार हो जाएगा आप देखोगे कि वो बिल्कुल पढ़ा लिखा और रेजिमेंटल व्यक्ति लगने लगेगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे उसने इस शब्द कहे दरवाजा खुला और वो स्ट्रेंजर, हमारा जो अजनबी व्यक्ति है, वो अंदर आ गया। यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, द वॉलेट हैड बाथ हिम। अब वो बिल्कुल साफ सुथरा था, साफ बढ़िया कपड़े पहन रखे थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और नौकर ने उसको नहलाया था। द वॉलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे, एंड शेव्ड हिम, उसकी शेव बना दी थी। मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और अब उसको नहला धुला करके, दाढ़ी वाड़ी बना करके, कटिंग करके उसको बढ़िया कपड़े पहना दिए थे।
और उसने उस जो मालिक था, जो आयरन मास्टर था, उसका सूट पहना दिया था। He wore a white shirt and a straight collar and whole shoes. उसने सफेद कमीज और कड़क कॉलर वाली शर्ट और नए जूते पहने हुए थे। सो आज इस चैप्टर को पेज नंबर 39 पे हम यहाँ खत्म करते हैं। तो इसके जो बीच में 3 क्वेश्चंस आए थे वो आप घर से कर लेंगे। ये तीनों हमने डिस्कशन कर लिए थे पेज नंबर 37 पे जो थे। तो एनफ फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू।